नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ओपी हिंदी क्लासेज में। व्याकरण की कक्षाओं के तहत हम जैसे कि पिछली कक्षाओं में वर्ण विचार का जो अपना बिंदु चल रहा था उसके में स्वर पढ़ चुके हैं और आज अपना चलने वाला है व्यंजन। तो आप लोगों को जो कार्य है सब्सक्राइब करने का उसको पहले पूरा करें, उसके बाद में जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं और व्यंजन चालू करते हैं। व्यंजन में देखो जैसे कि आपको इससे पहले मैंने आपको स्वर पढ़ाए हैं। स्वरों के बारे में यदि आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले वाले वीडियो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये सभी आपके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो देखो व्यंजन की हम बात करेंगे परिभाषा की। ध्यान रखना मित्रों, सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? परिभाषा की बात करेंगे। व्यंजन क्या होते हैं, किसे व्यंजन कहा जाता है और स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है, यह जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो और जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक आपके जैसे कि ये चीज़ें समझ में नहीं आने वाली हैं। क्योंकि कुछ एक विद्यार्थियों का मेरे पास कमेंट्स आया जो कृषि सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को ये कहा कि सर हमारे संधि से स्टार्ट है, वर्ण विचार हमारे है ही नहीं। तो ध्यान देना मित्रों, जब तक नींव बेसिक बातें आपके क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि ध्यान रखना जैसे कि संधि जो होती है वो पूरा का पूरा वर्णों का खेल है। यदि वर्ण आपके समझ में आ चुके हैं तो संधि बिल्कुल समझ में आ जाएगी, और आप वर्ण नहीं पढ़ोगे तो संधि कहाँ से समझ में आएगी। तो आगे वाले बिंदुओं को जानने से पहले आप लोगों को पहले इन बिंदुओं को समझना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी परीक्षाओं में एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और आप लोग जैसे वीडियो के साथ लगातार जुड़े रहे हैं, मैं आपको अच्छे से अच्छा और पूरे से पूरा यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि इसकी परिभाषा की जब बात की जाए तो देखो व्यंजन से पहले मैं स्वर की परिभाषा को एक बार पुनः आप लोगों को बता देता हूँ कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना आपके व्यंजन जो होते हैं ये स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। अर्थात स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। मित्रों, व्यंजन किसे कहा जाता है? जिनका उच्चारण किसकी सहायता से हो? स्वरों की सहायता से होता हो। ठीक है, तो इसमें एक बात आपकी महत्वपूर्ण हो गई कि आपके जो व्यंजन है ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं। अर्थात उच्चारण की दृष्टि से ये स्वरों के ठीक क्या हो चुके हैं मित्रों? विपरीत हो चुके हैं। स्वर जो थे वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो रहे थे, उनको उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके जो व्यंजन है ये किसकी सहायता से उच्चारित होंगे मित्रों? स्वर की सहायता से उच्चारित होंगे। तो स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या कहा जाएगा? व्यंजन कहा जाएगा। बिल्कुल सरल और सटीक परिभाषा आपकी है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि आप दूसरी परिभाषा में आप कह सकते हो कि बाधा के साथ, किसके साथ? बाधा के साथ उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। मित्रों क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिनका उच्चारण बिना किसी बाधा के नहीं हो, अर्थात बाधा के साथ हो, उन्हें क्या कहा जाएगा? व्यंजन कहा जाएगा। तो यहाँ पे दो परिभाषाएं मैंने आप लोगों को बताई है मित्रों। ठीक है, पहली परिभाषा क्या है? विशेष वर्णों की सहायता से, अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या कहा जाएगा? व्यंजन कहा जाएगा। इसके अलावा बाधा के साथ उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या कहा जाएगा मित्रों? व्यंजन कहा जाएगा। यानी कि व्यंजन जो होते हैं इनका मूल रूप से उच्चारण नहीं हो सकता है। जब तक आप इनके साथ में स्वर नहीं मिलाओगे तब तक इनका उच्चारण असंभव है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि आपके जो व्यंजन होते हैं ये मूल रूप से हलंत होते हैं। व्यंजन मूल रूप से क्या होते हैं मित्रों? हलंत होते हैं। हलंत का मतलब इनके नीचे एक तिरछी रेखा लगी होती है, हलंत होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये वाली बात मैंने आपको बता दी, ये मूल रूप से हलंत होंगे। इसके अलावा इनको क्या माना जाता है? अपूर्ण माना जाता है। क्या माना जाता है? अपूर्ण, या फिर अपूर्ण होते हैं। व्यंजन कैसे होते हैं? अपूर्ण होते हैं।
स्वर जो होंगे वो पूर्ण होंगे और व्यंजन जो होंगे वो कैसे होंगे मित्रों, अपूर्ण होंगे। अब आप कोई सा व्यंजन देख सकते हो तो व्यंजन जो होंगे उनके नीचे एक तिरछी रेखा लगी होगी, अर्थात वो उनका आधा रूप है। कैसा रूप है, आधा रूप है, और वो ही मूल रूप से आपके चलते हैं। अगर उनको पूरा बनाया जाएगा तो उनके नीचे जो तिरछी रेखा लगी होती है उसको हटाना ही पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक व्यंजन लिखूँ कै, मैंने क्या लिखा, कै लिखा है। अब ये हलंत है। अब आप जिसका उच्चारण करोगे तो आपको ए का उच्चारण साथ में करना ही पड़ेगा। किसके साथ में, ए के साथ में, यानी कि ए है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी आपको उच्चारण करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ए की सहायता के इनका उच्चारण हो ही नहीं सकता है जब तक कि ये हलंत है। तो यहाँ पे अगली विशेषता जो इसकी होगी वो क्या होगी मित्रों, कि हलंत व्यंजनों का उच्चारण ए की सहायता से होता है। हलंत व्यंजनों का उच्चारण, व्यंजनों का उच्चारण ए की सहायता से होता है। हलंत व्यंजनों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है मित्रों, ए की सहायता से होता है। जब तक उनके नीचे तिरछी रेखा लगी हुई है तो आपको ए का योग लेना ही पड़ेगा, ए की सहायता लेना ही पड़ेगी। बिना ए की सहायता के इनका उच्चारण असंभव होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई जैसे इनकी विशेषताओं की बात, इनकी परिभाषा की बात कि व्यंजन क्या होते हैं, किसे व्यंजन कहा जाता है, ये किसके सहयोग से उच्चारित होते हैं, इसके अलावा इनके मूल रूप से कैसे होते हैं, और कौन सा ऐसा स्वर है जो इनकी सहायता करता है। क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछ ले जाते हैं कि हलंत वर्णों का उच्चारण किस वर्ण की सहायता से होता है, तो आपको उत्तर बताना होता है क्या, ए। क्या व्यंजन मूल रूप से पूर्ण होते हैं? नहीं मित्रों, व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। इन्हें स्वरों की सहायता से पूर्ण बनाया जाता है। ठीक है, तो आप जैसे कि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जैसे कि मैं इसको मिटाने वाला हूं और उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। बिल्कुल जोश में आ जाओ, क्योंकि अब आपकी परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक आने वाली हैं। और विशेष तौर से कृषि सुपरवाइजर की परीक्षा की जो अधिसूचना है वित्त विभाग से वो मंजूरी मिल चुकी है और बहुत जल्द वो परीक्षा आने वाली है। तो मित्रों आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाओ और लगातार जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उनका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए है। और जैसे अपने वर्ण विचार का बिंदु पूरा होगा उसके बाद में आपके लिए वर्ण विचार से जो संभावित प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न है, उनका सभी का जैसे कि विश्लेषण मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और ध्यान देना मित्रों कि वो उन्हीं विद्यार्थियों के ज़्यादा सहयोग करेगा जो वीडियो को लगातार देख रहे हैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं वो जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप प्रश्नोत्तरी का लाभ नहीं उठा सकते हैं। रट सकते हैं, रट्टा जरूर मार सकते हैं प्रश्नों को, लेकिन कंसेप्ट उनके क्लियर नहीं होगा। वो सीधा सीधा उत्तर देख लेते हैं, हाँ ठीक साहब इसका ये उत्तर होगा, इसका ये उत्तर होगा, उसका ये उत्तर होगा, लेकिन वो प्रश्न घुमा के दे दिया तो उसके लिए तो आपको जैसे कि पूरा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अब ध्यान दो, जैसे कि व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या कितनी है, तो मूल रूप से जो आपके व्यंजन होते हैं इनकी संख्या है कितनी, 33। कितनी है मित्रों, 33। 3 और 3 33 इनकी संख्या है। तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, जिन्हें साधारण रूप से या सामान्य रूप से जब वर्गीकृत किया जाता है तो ये 3 भागों में विभाजित होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपके पास आते हैं स्पर्शी व्यंजन। कौन से आते हैं, स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी जो व्यंजन है मित्रों, इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 25 है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। अब सबसे पहले तो ये देखो कि स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्शी व्यंजन होते हैं मित्रों, जब इनका उच्चारण किया जाता है तो फेफड़ों से जैसे ही वायु बाहर निकलती है तो ये मुखावयों में कहीं ना कहीं 2 अंग आपस में क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। और वो जैसे कि किसी ने वायु जो है वो किसी न किसी अंग से स्पर्श करती हुई, यानी कि टच करेगी और फिर बाहर निकलेगी, स्वतंत्र रूप से नहीं निकलेगी। तो इस आधार पर जैसे कि इनको क्या माना गया है, स्पर्शी व्यंजन माना गया है। और ये आपके कितने हैं, 25 हैं। ठीक है, तो इस संख्या को आपको ध्यान में रखना है। साधारण रूप से बता रहा हूँ मित्रों, गहराई से नहीं है, साधारण रूप से इनको जो आपके व्यंजन है 33, इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है वो स्पर्शी व्यंजनों में आपके कितने आते हैं, 25 व्यंजन आते हैं जो 5 वर्गों में बटे होते हैं। कितने वर्गों में, 5 वर्गों में। सबसे पहले आते हैं आपके पास कै वर्ग। सबसे पहले कौन सा आएगा, कै वर्ग आएगा। ठीक है, अब जो कै वर्ग है इसमें 5 अक्षर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैं लिख दूँ प्रथम वर्ण, उसके बाद में आपका आएगा कौन सा, द्वितीय वर्ण, उसके बाद में आएगा तृतीय वर्ण, उसके बाद में होगा आपका चतुर्थ वर्ण और उसके बाद में होगा आपका
पंचम वर्ण, यानी कि 5-5 वर्ण होंगे आपके प्रत्येक वर्ग में और 5 वर्ग यहाँ पे आपके पास आने वाले हैं। तो पहला तो है आपका कौन सा, कै वर्ग, उसके बाद में दूसरे नंबर पे आएगा च वर्ग, च के बाद में आपके पास होगा कौन सा, ट वर्ग, उसके बाद में होगा आपका त वर्ग और उसके बाद में आपका होगा प वर्ग। यानी कि आपकी जो स्पर्शी व्यंजन है ये 5 वर्गों में विभाजित होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि पहला अक्षर कौन सा है, दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आने वाला है कै वर्ग का पहला अक्षर जो है कै, यानी कि पहले अक्षर के आधार पर ही इन वर्गों का नाम रखा जाता है या फिर इन्हीं के द्वारा इनकी पहचान होती है। तो पहला आपका कै, दूसरे नंबर पे आएगा ख, फिर आएगा गै और गै के बाद में आपका आगे आने वाला है घ और फिर 5वां अक्षर जो है वो ध्यान देना मित्रों, आपने खूब पढ़े होंगे व्यंजन, बचपन में खूब पढ़े हैं और जो विद्यार्थी जो मित्र हिंदी विषय से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि इसका उच्चारण क्या होगा। इसको जैसे अधिकांशतः क्या बोलते हैं, अणे खाली, कैसे कबूतर, खैसे खरगोश, घैसे गाय, घैसे गड़ी, अणे खाली। लेकिन ध्यान देना मित्रों ये अणे खाली नहीं है, तो फिर क्या है, तो उसके लिए आपको वीडियो के साथ लगातार जुड़े रहना है क्योंकि आपको पूरे 33 व्यंजन बताने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं इनका शुद्ध उच्चारण आपको कैसे करना है, इनकी पहचान कैसे करनी है। अभी तक ये है कि ये आपका अणे खाली नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखो मित्रों आपका दूसरा वर्ग आता है और दूसरा वर्ग कौन सा है, पहला अक्षर कौन सा आएगा इसका, च, दूसरे नंबर पे होगा छ, फिर होगा आपका ज और फिर उसके बाद में झ और उसके बाद में होगा आपका वही गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, क्या गड़बड़, अणे खाली, ठीक है। तो यानी कि आप ये भी अणे खाली और ये भी अणे खाली। मैंने आपको देवनागरी लिपि की जब विशेषताएं बताई थी तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग से वर्ण है और प्रत्येक वर्ण के लिए अलग से ध्वनि है। तो यानी कि आप किन्हीं दो वर्णों का एक समान उच्चारण नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में देखना ट वर्ग, ट के अंदर पहला अक्षर होगा ट, फिर होगा आपका क्या, ठ, ठ के बाद में आपका ड, ड के बाद में आपका ढ और ढ के बाद में आपका क्या, अणे। इसको खूब मजे ले लेकर बोलो अणे खाली, ये आपका सही है, अणे खाली तीसरे नंबर का बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। फिर आएगा त वर्ग, त वर्ग का पहला अक्षर कौन सा होगा, त, थ के बाद में आएगा थ, फिर आएगा द, द के बाद में होगा ध, ध के बाद में आखिरी में न। ऐसे आपका आखिरी का वर्ग प, प के बाद में फ, फ के बाद में आपका ब, ब के बाद में होगा भ और आखिरी में मैं। यानी कि कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक, ये जो 25 वर्ण हैं आपके ये स्पर्शी कहलाते हैं। आपको क्या करना है, इनको क्रम से याद रखना है क्योंकि जिनको भी संधि पढ़नी है, जो भी ये सोचता है कि संधि मेरे अच्छे से समझ में आए, मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूं, तो ध्यान रखना मित्रों ये क्रम आपको याद होना ही चाहिए। अगर ये क्रम आपको याद होगा तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आपकी कभी भी गलत नहीं होगी। तो ये तो हो गया आपका पहला वर्ग, कौन सा वर्ग, पहला वर्ग, ठीक है, स्पर्शी वाला। और ये 5 वर्गों में बटे हैं। आपको कै च ट त प, कै च ट त प 5 वर्णों से याद रखने हैं, बार बार इनका उच्चारण करना है ताकि ये आपके कंठस्थ हो जाएं। उसके बाद में ध्यान देना 2 नंबर पे मित्रों आपके पास आते हैं अंतस्थ। क्या आते हैं, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या है मित्रों 4, इनकी संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। अब ध्यान दो अंतस्थ किन्हें कहते हैं, अंतस्थ का मतलब होता है भीतर, अंतस्थ का मतलब क्या होता है, भीतर। अर्थात सामान्य रूप से जब व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो वायु आपकी फेफड़ों से उठती है, यानी कि अपने पूरे शरीर में वायु भरी है तो कहीं ना कहीं से वायु का दबाव ऊपर उठेगा तो वो स्थान क्या होता है, खाली होता है। तो ऊपर वालों में जैसे कि फेफड़ों से निकलती है, लेकिन 4 वर्ण आपके ऐसे हैं जिनमें से वायु फेफड़ों से ना उठकर आपके नाभि स्थल से, कहाँ से, नाभि स्थल से उठती है। आप जैसे कि थोड़ा सा अपने पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर थोड़ा सा हल्का हाथ रखो, दबाव मत बनाना, और फिर उसके बाद में आप उच्चारण करो य र ल व, तो आपका नाभि स्थल सिकुड़ता हुआ नजर आएगा। वो क्यों सिकुड़ता है, ऐसा कौन सा कारण है उसका, तो मित्रों उसका कारण यही है कि वो जो है वो आपकी जैसे कि वायु का जो दबाव होता है
वो नाभि स्थल से ऊपर की ओर उठता है, इस कारण नाभि स्थल सिकुड़ता हुआ नजर आता है। तो अंतस्थ व्यंजनों के तहत आपके 4 व्यंजन आने वाले हैं, और वो 4 व्यंजन कौन कौन से हैं? य, रे, ले और व। य, रे, ले, व। और ध्यान देना, ये कई बार आपके पास परीक्षाओं में पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम क्या होता है। ध्यान रखना मित्रों, संस्कृत में इनका क्रम थोड़ा उल्टा होता है, य, व, रे, ले। तो या तो संस्कृत या हिंदी आपके कहीं से भी पूछ लेता है, तो आपको दोनों में से एक का याद रखना है, दोनों को नहीं रखना है। दूसरा उसकी क्या होता है? विपरीत होता है, ठीक है। उसमें जैसे संस्कृत में क्या होगा? य, व, रे, ल, ठीक है। जबकि हिंदी में क्या होगा? य, रे, ल, व, ठीक है। और इसको बिल्कुल ट्रिक से भी याद रख सकते हो, यार लव, यार लव, ठीक है। य, रे, ल, व। और प्रेम कहाँ से? भीतर से, अंतस्थ से, क्योंकि दिखावे वाला प्रेम चलता नहीं है मित्रों। तो प्रेम करना है तो भीतर से करो, आपकी यहाँ पे काम आने वाली बात है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कौन सा? दूसरे नंबर का, जिसे क्या कहा गया था? अंतस्थ। उसके बाद में ध्यान देना, उष्मीय। तीसरे नंबर पे कौन से आने वाले हैं? उष्मीय व्यंजन। तीसरे नंबर पे आने वाले हैं मित्रों कौन से? उष्मीय व्यंजन। इनकी संख्या भी ध्यान देना मित्रों 4 ही है। इनकी संख्या भी कितनी है? 4 ही है, ठीक है। तो ये आपके हो गए जैसे कि उष्मीय व्यंजन। ये कौन कौन से हैं? 4 है, से, श और है। तो यहाँ पे जैसे कि 4 व्यंजन आपके हो गए कौन से? उष्मीय। अब ध्यान दो, उष्मीय किसे कहते हैं? उष्मीय क्या होते हैं? उष्म का अर्थ होता है गर्म। उष्म का अर्थ क्या होता है? गर्म। अर्थात इन 4 वर्णों का जब आप उच्चारण करोगे तो आपके मुख से जो वायु बाहर निकल रही है वो अन्य व्यंजनों की अपेक्षा थोड़ी सी गर्म होती है। थोड़ी सी क्या होती है? गर्म होती है। इतनी ज़्यादा गर्म भी नहीं होगी कि आप चाय का भगोना लेकर बैठ जाओ और किसी को बोलो कि बोले कि तू बेटा स और है का उच्चारण लगातार करता रहे, क्योंकि गर्म वायु बाहर निकलेगी तो मैं चाय बना लूँ। इतनी ज़्यादा गर्म नहीं, इनकी अपेक्षा हल्की गर्म होती है। कैसी होती है? हल्की गर्म होती है। इस कारण गर्म वायु थोड़ी सी उष्मीय वायु बाहर निकलने के कारण इनको उष्मीय व्यंजन कहा जाता है। तो ये आपके हो गए जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो स्पर्शी। दूसरे नंबर पे अंतस्थ वाले य, र, ल, व। उसके बाद में उसमें आपके आने वाले हैं स और है। तो इसके बाद में देखो थोड़ी सी और विशेष बातें। 2 व्यंजन आपके ऐसे हैं जो हिंदी के हैं, विकसित व्यंजन हैं जिनको उक्षिप्त कहा जाता है, ठीक है। तो वो आपके कहाँ पे? क्योंकि ध्यान रखना ये जो वर्गीकरण है ये संस्कृत से ऐसे कैसे आपका लिया गया है। वो 2 व्यंजन आपके यहाँ पे शामिल होंगे और वो होंगे आपके ड़ और ढ। ड़ और ढ, ये दोनों मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। इनको उक्षिप्त कहा जाता है, ताड़न जात कहा जाता है। तो जैसे कि इनसे प्रश्न आपका निकल के बाहर आता है। यहाँ पे ध्यान दो, जब इनकी संख्या गिनी जाएगी तो ये संख्या आपको जैसे कि इनको बाहर रखना है और कैसे लेकर है तक की गिनना है, इनको नहीं काउंट करना है। इस बात का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना, क्योंकि कई जगह पे आपको 35 व्यंजन मिल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, प्रश्न यदि आपके पास पूछा जाता है व्यंजनों की संख्या का, व्यंजनों की संख्या का आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। और उस समय जैसे आपके पास ऑप्शन में आ गया 33, 35, 36, 39, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास तैयार हो गए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। व्यंजनों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो आपको जैसे कि संख्या कौन सी बतानी है? 33 बतानी है। अब ध्यान देना, यदि विकल्प में 33 नहीं है उस समय आप कितनी बता सकते हैं? 35 बता सकते हैं। उस समय ये दोनों व्यंजन भी आपके शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात की गड़बड़ मत करना आप लोग। आपको विकल्प को देखना है, रटना नहीं है। व्यंजनों की संख्या का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको दौड़ के पहले 3 बताना है, 33 बताना है। उसके बाद में आपको देखना है 33 विकल्प में नजर नहीं आ रहा है, नहीं है विकल्प में, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन में नहीं आना है, तनाव में नहीं आना है। उस समय आपको 35 बताना है, यानी कि ये पहले नंबर पे रहेगा और ये दूसरे नंबर पे रहेगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी संख्या संबंधी। और वो 2 कौन से शामिल होने वाले हैं? उक्षिप्त वाले आपके शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्या? व्यंजन। इनकी परिभाषा मैंने आपको बताई। सामान्य जो व्यंजन थे आपके 33, इनको 3 भागों में बांट दिया गया है। और वो 3 भाग कौन कौन से? स्पर्शी, अंतस्थ और उष्मीय, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि मैं बात करने वाला था इनके उच्चारण की, तो ध्यान देना जैसे कि ये जो वर्ण है आपका आखिरी में, इसको आप जैसे कि क्या बोलते हैं?
ण खाली बोलते हैं। ण खाली इसको नहीं बोलना है, इसका उच्चारण आपको करना है ज्ञ। क्या करना है मित्रों? ज्ञ। ठीक है। और ये वाला जो है आपका, इसका उच्चारण आपको करना है ये। क्या करना है? ये। ठीक है। ये और ण। तीसरे नंबर का आपका क्या है? ण। अब ध्यान देना, जैसे कि छोटे बच्चों को मैंने शिक्षण विधियां भी मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है। तो शिक्षण विधियों के अंदर जैसे कि छोटे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है और उनको जैसे कि शब्द से पढ़ाया जाता है। ठीक है। अकेला अक्षर नहीं पढ़ाया जाता। जैसे छोटे बच्चों को जब पढ़ाएंगे कै, तो उसको कै न पढ़ाकर क्या बोलेंगे? कबूतर, खरगोश, गाय, घड़ी, ण खाली। अब ध्यान देना मित्रों, ये 3 वर्ण हैं ऐसे हैं जिनको खाली रखा जाता है। अब कई जगह पे कई बच्चे पूछ लेते हैं, कईयों के जैसे कि बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इनको खाली क्यों बोला जाता है। तो आज मैं आपको स्पष्ट करने वाला हूं कि इनको खाली क्यों रखा जाता है। ठीक है। वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि हिंदी के अंदर इन 3 वर्णों से शब्द की शुरुआत नहीं होती है, अर्थात ये शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं, इनसे कोई शब्द नहीं बनता है। ये हमेशा शब्द के मध्य में आएंगे। कहाँ पे आएंगे मित्रों? मध्य में आएंगे। जबकि इन बाकी के वर्णों से खूब सारे आपके शब्द बनने वाले हैं। तो इस कारण इनको क्या रखा जाता है? खाली रखा जाता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और वीडियो का आनंद लें। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें।